विश ऑल ऑफ यू ब्लेसिंग्स। प्रैग्मेटिक्स क्या है, आइए जानते हैं। वेल, pragmatics is the study of speaker meaning and how more is communicated than is said. सादा लफ्जों में स्पीकर जो बात कह रहा है, एक मीनिंग वो उन अल्फाज के थ्रू कन्वे कर रहा है और एक उनकी डेप्थ में जो इशारे छुपे हैं उनसे कन्वे कर रहा है। मिसाल के तौर पे आपके घर कोई आपका दोस्त आता है और वो आपको कहता है कि यार गर्मी बहुत हो रही है, तो एक्चुअली वो एक तो ये कन्वे कर रहा है कि ओके, मौसम काफ़ी शदीद गर्म है। दूसरे नंबर पे वो दो तीन बातें और कन्वे कर रहा है। चूंकि बाहर से आया है तो पॉसिबली वो कन्वे कर रहा है कि चूंकि मैं बाहर से आया हूं और गर्मी बहुत हो रही है तो मुझे प्यास लगी है, मुझे कुछ पानी ठंडा पिलाओ। और दूसरा मीनिंग वो ये कन्वे कर रहा है कि फैन की स्पीड तेज करो या इन केस पॉसिबिलिटी है तो एसी या स्प्लिट चलाओ। तो ये जो बातें जो असल में कही नहीं गई लेकिन कहे हुए अल्फाज में छुपी हुई हैं, इनकी स्टडी का नाम है प्रैग्मेटिक्स। द स्टडी ऑफ व्हाट स्पीकर्स मीन और स्पीकर मीनिंग इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक्स। अल्फाज बदल के आप इसको आसान लफ्जों में इस तरह से भी कह सकते हैं। इनविजिबल मीनिंग इसमें मेन चीज है। देखिए, एक मीनिंग तो वो है जो अल्फाज के अंदर जाहिर है, लेकिन वो मीनिंग जो अल्फाज की डेप्थ में है, जो शायद स्पीकर कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है इनविजिबल मीनिंग। आप सादा लफ्जों में यूं भी कह सकते हैं, व्हाट इज मेंट इवन व्हेन इट इज नॉट एक्चुअली सेड और रिटन। यानी लिखा तो नहीं गया या कहा तो नहीं गया, बोला तो नहीं गया लफ्जों में, ताहम जो कहे हुए अल्फाज हैं उनकी डेप्थ में मतलब यही था। तो वो जो डेप्थ में मतलब था किसी कही हुई बात के, वो है इनविजिबल मीनिंग। मिसाल पर गौर कीजिए, आपके सामने एक साइन बोर्ड है, लिखा है हीट अटेंडेंट पार्किंग। अब थ्री वर्ड्स लिखे हैं और विजिबल मीनिंग जो आप इसका एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो ये है कि अ प्लेस वेयर हीटेड अटेंडेंट कैन बी पार्क्ड। यानी एक मीनिंग तो आप इसका ये अखज कर सकते हैं, और ऑब्वियसली ये मीनिंग रॉन्ग है। पहले नंबर पे तो ये कि भाई हीटेड अटेंडेंट क्या होता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये कि हीटेड अटेंडेंट, अटेंडेंट तो एक्चुअली एक सर्वेंट है, ठीक है, और पर्सन है, इंसान है। तो वो हीटेड अगर हो भी गया है तो उस हीटेड अटेंडेंट को पार्क गाड़ी की तरह तो नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो रोबोट तो नहीं है। तो इट मीन्स कि ये मीनिंग गलत है जो आप सरफेस से लेने की कोशिश कर रही हैं। या आप इसका मीनिंग अखज कर सकते हैं, अ प्लेस वेयर हीटेड अटेंडेंट पार्क्स द कार। दिलचस्प बात यह है कि कार लफ्ज का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, ठीक है, और ये आपने एक्चुअली अपने एक्सपीरियंस से मीनिंग जो है वो एक्सट्रैक्ट की है या डिराइव की है, ठीक है। ताहम वंस अगेन हीटेड अटेंडेंट एक स्ट्रेंज थिंग है जो शायद आपके एक्सपीरियंस में नहीं है, तो आप शायद इसको भी गलत कहेंगे, और ऑब्वियसली शायद नहीं, यकीनन ये भी गलत एक मीनिंग होगा जो अखज किया जाएगा। A heated place where car can be parked and looked after by an attendant. Heated attendant parking. थ्री वर्ड्स और उनकी अरेंजमेंट में ये मीनिंग
सरफेस के ऊपर कम से कम नहीं नजर आ रहा। जो मीनिंग्स नजर आ रहे थे वो ऊपर आप देख चुके हैं, सरफेस से अगर आप डिराइव करते, ये मीनिंग सरफेस के ऊपर नहीं है, इट मींस ये इनविजिबल मीनिंग है। और ये आपके पास एक्सपीरियंस से, जो आपने अपने सराउंडिंग्स में जिंदा रहते हुए और लोगों से कम्युनिकेट करते हुए सीखे होते हैं, ये वहां से आप गेन कर रहे होते हैं लफ्जों के मीनिंग्स। ठीक है, तो हीटेड अटेंडेंट पार्किंग में कहीं भी कार वर्ड यूज नहीं हुआ। और आपको फिर भी इसके बावजूद अगर समझ आ गई है क्योंकि ये हीटेड प्लेस की बात हो रही है कि वहां पार्किंग तो है लेकिन वो प्लेस हीटेड है, ताहम अटेंडेंट अवेलेबल है जो कार की निगरानी या देखभाल करेगा। ये है वो इनविजिबल मीनिंग जो यकीनन राइट है। तो होपफुली आप ये इनविजिबल मीनिंग का कॉन्सेप्ट गेन कर गए होंगे। प्रैग्मेटिक्स में हम मौजूदा जो लेक्चर है इसमें प्रैग्मेटिक्स से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं उन टर्म्स को जानने की कोशिश करेंगे। और एक टर्म हमने इनविजिबल मीनिंग देखी, अब एक और टर्म का जायजा लेते हैं, यह है कॉन्टेक्स्ट। द वर्ड्स सराउंडिंग अ पर्टिकुलर वर्ड दैट हेल्प टू गिव इट इट्स मीनिंग। एक लफ्ज के गिर्द जो अल्फाज होते हैं जो उसे आगे पीछे आ रहे होते हैं वो उस लफ्ज का कॉन्टेक्स्ट बन जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट यानी एक तरह से बैकग्राउंड बन जाते हैं और वो बता रहे होते हैं कि ये जो वर्ड है, अगर उन वर्ड्स की निगरानी में या रहनुमाई में देखा जाए तो वो समझ आ जाती है कि ओके इसका मीनिंग ये होगा, यानी वो जो स्पेसिफिक वर्ड है। तो कॉन्टेक्स्ट का एक मीनिंग ये है। ताहम एक और बात जहन में रखिए कि कॉन्टेक्स्ट जस्ट वर्ड से रिलेटेड नहीं बात होती। कई दफा एक्शंस या इवेंट्स होते हैं जो किसी कॉन्टेक्स्ट यानी कुछ और एक्शंस या इवेंट्स के बैकग्राउंड की वजह से आ रहे होते हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट जस्ट वर्ड से रिलेटेड नहीं है, एक्शंस इवेंट्स के अंदर भी कोई एक्शन जो होता है वो कॉन्टेक्स्ट डिमांड कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे आप खाना खा रहे हैं तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि शायद खाए हुए आपको देर हो गई है, या खाया तो था लेकिन किसी वजह से आपको दोबारा भूख लग गई है, तो वट एवर, या आपने बहुत हार्डवर्क किया तो उसकी वजह से दोबारा आपको खाने की जरूरत पेश आ गई। तो एक्शंस के भी कॉन्टेक्स्ट होते हैं। ये एक एग्जाम्पल पे गौर कीजिए। आपके सामने एक एडवर्टीजमेंट बैनर है, बेबी सेल अप टू 50% ऑफ। अप टू 50% ऑफ को चलिए बीच में से इस टाइम एक्सक्लूड कर दीजिए, बेबी सेल। अब एक मीनिंग तो आप ये ले सकते हैं, लाइक फर्नीचर सेल देयर इज द सेल ऑफ बेबीज। और ऑब्वियसली ये मीनिंग आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि सोसाइटी के अंदर इस तरह की जो एक्सेप्टेबिलिटी है बेबी सेल की वो नहीं होती। ओके, तो इट मींस कि ये रॉन्ग है। अब आपको गौर करना होगा कॉन्टेक्स्ट पर। अगर आप कॉन्टेक्स्ट पर जाएं तो आपको पता चलेगा कि बेबीज ने कपड़े, ड्रेसेस जो हैं वो बहुत प्यारे प्यारे पहने हैं। तो इसका मतलब कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये हमें बता रहा है कि बेबी सेल के थ्रू बात की गई है कि देयर इज अ सेल ऑफ क्लोथ्स फॉर बेबीज, कि बच्चों के कपड़ों की सेल की बात हो रही है और उस पर 50% ऑफ है। ये आपने कॉन्टेक्स्ट में जाकर मीनिंग डिराइव किया। तो इट मीन्स कि कॉन्टेक्स्ट आपको हेल्प आउट करता है वर्ड्स के मीनिंग्स, जो राइट मीनिंग्स हैं वो डिराइव करने में। कॉन्टेक्स्ट की काइंड्स, दो तरह का कॉन्टेक्स्ट होता है, एक फिजिकल
और एक लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? द सिचुएशन, टाइम और प्लेस इन विच वर्ड्स आर यूज्ड। सादा लफ्जों में अल्फाज का इस्तेमाल किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में हुआ होता है। तो अगर उसको सिचुएशन के बैकग्राउंड में चेक करना है और उसका मीनिंग डिराइव करना है तो ये फिजिकल कॉन्टेक्स्ट है। सिचुएशन के बैकग्राउंड में जो मीनिंग्स हमने डिराइव करने होते हैं वर्ड्स के, उसे सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट भी कहते हैं। टाइम के कॉन्टेक्स्ट में भी आप मीनिंग्स अखज़ करते हो और प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में भी मीनिंग्स अखज़ करते हो। जॉर्ज यूल के मुताबिक सिचुएशन, टाइम और प्लेस तीनों के बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट में जो मीनिंग्स आप लेते हो वो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट कहलाते हैं या फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। मिसाल के तौर पे ओके, अ फॉर्मल सिचुएशन, ठीक है, किसी जगह पर आप किसी बॉस को भी ओके कह सकते हैं, रिस्पेक्टेड एल्डर को भी ओके कह सकते हैं। जबकि ओकीडोकी, एन इनफॉर्मल सिचुएशन, दोस्तों यारों में इस तरह की जो ऑल राइट के लिए फ्रेजेस हैं या वर्ड्स हैं वो इस्तेमाल में आते हैं। अब ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो ओकी डोकी को आप बॉस के साथ यूज नहीं कर सकते, ठीक है, या किसी रिस्पेक्टेड एल्डर के साथ यूज नहीं कर सकते। इट मींस फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में आप फौरन जज कर जाएंगे कि भी ओके फॉर्मल सिचुएशन को प्रेजेंट कर रहा है, गो ओके इनफॉर्मल में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ताहम ओकी डोकी स्पेसिफिकली इनफॉर्मल ही में इस्तेमाल होगा। लंच ब्रेक एट द डोर ऑफ सम शॉप, आप जब किसी दुकान के डोर पर लंच ब्रेक का वो एक कह लीजिए पोस्टर लगा देखते हैं तो आप फौरन समझ जाते हैं कि ओके ये टाइम के कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त वो दुकान पर ग्राहकों को नहीं लाइक करेंगे क्योंकि वो खा रहे हैं और लंच कर रहे हैं, तो इसलिए वो लाइक नहीं करेंगे। तो ये फिजिकल कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह बैंक ऑन अ वॉल ऑफ सब बिल्डिंग, तो आप समझ जाएंगे कि ओके बैंक जो है ये बिल्डिंग जो है ये बैंक है या इस बिल्डिंग में किसी अपर स्टोरी पर बैंक है। एक आपका लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट है, इसे कोटेक्स्ट भी कहते हैं। द सेट ऑफ अदर वर्ड्स यूज्ड इन द सेम फ्रेज और सेंटेंस, ये जो आपने अभी मैकमिलन डिक्शनरी की डेफिनेशन देखी थी कि वर्ड्स की सराउंडिंग के वर्ड की सराउंडिंग के जो वर्ड्स हैं, ये उनकी बात हो रही है। जब आपको किसी वर्ड को के मीनिंग को चेक करना हो या जानना हो उसके सराउंडिंग में आने वाले वर्ड्स को देखकर, तो इट मींस कि आप लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग चेक कर रहे हैं। इसे कोटेक्स्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टीप बैंक, ओके खाली बैंक, आप कभी भी खाली बैंक से जज नहीं कर सकेंगे कि ये दरिया के किनारे की बात है या बैंक जो बिल्डिंग है उसकी बात है। ताहम स्टीप, उससे पहले वाले वर्ड को या बाद वाले वर्ड या सराउंडिंग में आने वाले वर्ड को देखें तो वहां से क्लियर हो जाएगा और ये बन जाएगा लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट। स्टीप बैंक, ऑब्वियसली ये जो बैंक्स पैसों के लेन देन के हैं वो स्टीप बैंक नहीं होते, ठीक है, ताहम दरिया के किनारे स्टीप होते हैं, ठीक है। तो इट मींस कि आपने लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट में जाना बैंक का मीनिंग। दूसरी तरफ गेट टू द बैंक टू विदड्रॉ सम कैश, ठीक है, अब यहां से भी आपको सराउंडिंग वर्ड से क्लियर हो गया कि ओके किस बैंक या मीनिंग क्या है बैंक का। आइए अगली टर्म पे चलते हैं, ये टर्म है डाइक्सिस। डाइक्सिस क्या है? यूजिंग वर्ड्स सच एज दिस और हियर एज ए वे ऑफ पॉइंटिंग विद लैंग्वेज। वैसे तो इशारा हम हाथ से करते हैं, पांव से करते हैं, आंखों से करते हैं। यहां इशारे का मतलब है चीजों की तरफ, ठीक है, कि से मतलब किसी डायरेक्शन को पॉइंट आउट करना या फार अवे या नियरर थिंग के लिए निशानी के तौर पे पॉइंटिंग करना।
तो ये हम जेस्चर्स के थ्रू काम करते हैं, लेकिन अगर वर्ड्स के थ्रू हम ये काम कर रहे हैं तो ऐसे वर्ड्स जो इस मकसद के लिए आ रहे होते हैं उनका ये फिनोमिनन कहलाएगा डाइक्सिस। डाइक्सिस थ्री काइंड्स, यानी ये जो इशारे हैं, पॉइंटिंग्स हैं, ये थ्री काइंड्स की हैं वर्ड्स के, यानी वर्ड्स के थ्रू जो इशारे हैं, ठीक है, वो थ्री काइंड्स के हैं: पर्सन डाइक्सिस, स्पेशियल डाइक्सिस, टेम्पोरल डाइक्सिस। पर्सन डाइक्सिस, using words such as us, them, those idiots as a way of pointing to people। जब आपने लोगों की तरफ इशारा करना है तो जो अल्फाज लोगों की तरफ इशारा करने में इस्तेमाल होते हैं मोस्टली वो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ठीक है, या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, या डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। तो ये आपके पर्सन डाइक्सिस बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे क्लोज टू स्पीकर, बात करने वाले के करीब अगर उस वो इशारा कर रहा है किसी की तरफ, तो वो है मी, अस, आवर्स, दिस गर्ल एंड सो ऑन। इस तरह के पर्सन डाइक्सिस में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स ये होंगे। और नॉट क्लोज टू स्पीकर में हिम, देम, दैट वुमन, दोज इडियट्स ये आएंगे। इस तरह से और भी बहुत से होंगे। स्पेशियल डाइक्सिस, using words such as here, over there as a way of pointing to places। अच्छा, बसा औकात आप कुछ प्रोनाउंस का इस्तेमाल इस तरह से करते हो और बीच में prepositions भी आते हैं जो पॉइंट करते हैं प्लेसेस की तरफ, जगहों की तरफ, जो अल्फाज निशानदेही करते हैं या इशारा करते हैं, इसमें वो आते हैं स्पेशियल डाइक्सिस में। मिसाल के तौर पे जो स्पीकर के क्लोज होंगे उसके लिए हियर, दिस बेड, बिहाइंड मी एंड सो ऑन, इस तरह के अल्फाज। नॉट क्लोज टू स्पीकर में देयर, दोस हिल्स, ओवर यॉन्डर, और इसी तरह और बहुत से अल्फाज, ठीक है। यॉन्डर का मतलब होता है काफी दूर। तो ये अल्फाज स्पेशियल डाइक्सिस यानी जगह की तरफ पॉइंटिंग के मायनों में आते हैं। तीसरे, टेम्पोरल डाइक्सिस। टेम्पोरल डाइक्सिस आर ये यूजिंग वर्ड सच एज नाउ, लास्ट वीक एज ए वे ऑफ पॉइंटिंग टू टाइम्स। वक्तों की तरफ जो इशारा करती हैं अल्फाज, ये मोस्टली एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं। तो ये आपके टेम्पोरल डाइक्सिस बनाते हैं। जो क्लोज टू स्पीकर, टाइम यानी जो करीब का टाइम है, मसलन नाउ, टुडे, दिस मॉर्निंग। नॉट क्लोज टू स्पीकर, मसलन देन, yesterday, लास्ट वीक, नेक्स्ट ईयर। ये जो दूर का टाइम है उसकी तरफ इशारा करेगा। कुछ एक्सेप्शंस डाइक्सिस के हवाले से, आइए उनको भी देखते हैं। पहली एक्सेप्शन है डाइक्सिस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशंस। यही जो अल्फाज हैं ये पर्सन्स, प्लेस, टाइम, प्लेसेस और टाइम्स का जिक्र पॉइंट तो करते हैं, उनकी तरफ इशारा तो करते हैं, ताहम बसा औकात ये इमोशंस, जज्बात के इजहार के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे से आप किसी पर्सन को लाइक नहीं करते, ठीक है, और वो आपके करीब है, काफी मतलब क्लोज हो रहा है, से जुड़ रहा है, साथ कंधे से कंधा मिला रहा है, और आपको ये बात इरिटेट कर रही है, तो आप उसको कहेंगे नॉट क्लोज, ठीक है। तो अब नॉट क्लोज मीन फील ऐसा हो रहा है जैसे कहा जा रहा है कि जी कम करीब हो, यानी कि और करीब हो, लेकिन एक्चुअली इन डेप्थ जो इनविजिबल मीनिंग है वो है कि नॉट क्लोज, क्योंकि आपने साथ इशारा भी किया होगा, से आपने कंधे से उसको पुश किया होगा, और ये भी कोई पता नहीं कि आपने बाकायदा तौर पे उसको हाथ से थोड़ा सा पुश करके कहा हो
या जस्ट हाथ से इशारा किया हो साथ ही, ठीक है। ताहम अगर ऐसा नहीं भी किया तो आपके नॉट क्लोज का मतलब अगला फौरन पिक कर जाएगा कि भाई वो ज्यादा क्लोज हो गया और उसको दूर होना है। तो यहां पे इमोशंस का इजहार हो रहा है। आई कांट ईट दैट, पुशिंग सम डिसलाइक्ड एडिबल अवे। अच्छा, बसा औकात बहुत सी खाने की चीजें होती हैं, मोस्टली ऐसा बच्चे करते हैं, या मैच्योर पर्सन का अगर मूड नहीं है तो वो ऐसा तब करता है। कोई चीज होती है खाने में पसंद नहीं होती, ठीक है, और इत्फाक से वही चीज आपके आगे रख दी जाती है और आप उस टाइम शायद उसको डिसलाइक कर रहे हो, तो आप उसको पुश करते हुए भी कह सकते हो और जस्ट हाथ के इशारे से, और शायद हाथ का इशारा ना करके सिंपली बोल के भी कह सकते हो आई कांट ईट दैट। अब दैट का मतलब तो है दूर की चीज, जबकि वो तो आपके क्लोज पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आप दिस के लिए दैट इस्तेमाल कर रहे हो, जिसका मतलब कि आप एक्चुअली कहना चाह रहे हो कि दूर करो इसको मुझसे, मैं इसको नहीं खा सकता। एक्सेप्शंस में डायक्सिस इज यूज्ड टू इंडिकेट मूवमेंट अवे फ्रॉम और टुवर्ड द स्पीकर। अच्छा, कभी कभी मूवमेंट को भी जाहिर करने के लिए डायक्सिस इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे करीब या दूर के लिए इसको यूज किया जाता है। गो टू बेड, कम टू बेड। अब गो टू बेड का मतलब कि भाई कोई आपके क्लोज बैठा है तो आप उसको मूविंग अवे का इशारा दे रहे हो कि चलो जाओ बे, बिस्तर पे जाके सो जाओ। कम टू बेड कि भाई आपकी बहन है या आपका भाई है, ठीक है, बहन फॉर गर्ल्स और भाई फॉर बॉयज, ठीक है, कि बच्चे हैं और वो मतलब बहनें और भाई जो हैं, ठीक है, मतलब दो बहनें हैं उन्होंने बेड पे सोना है या दो भाइयों ने बेड पे सोना है, तो कम टू बेड का मतलब है कि या मदर है और बेटी है, मदर है और मतलब इस तरह। तो ये सारा कुछ कम टू बेड इस सेंस में फिर आएगा टूवर्ड द स्पीकर, ठीक है। तो ये इस सेंस में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। डायक्सिस कैन बी एंटरटेनिंग। अच्छा, डायक्सिस जो है कई दफा तो ये फन बन जाते हैं, यानी आप अल्फाज के थ्रू ऐसे इशारे प्रोड्यूस कर देते हैं जो देखने में बिल्कुल राइट होते हैं, लेकिन वो एक अजीब सी एंटरटेनमेंट भी प्रोड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्री फूड टुमारो। अच्छा, इसका मतलब कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां लिखा है फ्री फूड टुमारो, और आप कहते हैं ओके गुड। आप अगले दिन जाते हैं और वही कुछ लिखा है फ्री फूड टुमारो, तो आपको समझ आ जाती है कि कल तो कभी आनी ही नहीं, क्योंकि कल जब भी आनी है वो आज में तब्दील हो चुकी होगी। तो ये वो डायक्सिस है जो इशारा तो कर रहा है कि कल फ्री फूड मिलेगी टाइम में, लेकिन वो कल कभी आनी ही नहीं। तो डायक्सिस कैन बी एंटरटेनिंग। एक टर्म और प्रैग्मेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीच एक्ट। एन एक्शन परफॉर्म बाय अ स्पीकर विद एन अट्रेंस। कभी कभी हम जो जुमला बोल रहे होते हैं या फ्रेज बोल रहे होते हैं, हम उसके थ्रू एक पूरा एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप कहते हैं आई विल बी देयर एट 6, अब आप ये अट्रेंस या जुमला जो बोल रहे हैं, आप इसके साथ एक एक्शन पूरा परफॉर्म कर चुके हैं, और वो एक्शन क्या है? वादे का। मैं कल 6 बजे यहां आ जाऊंगा या वहां आ जाऊंगा। आप एक्चुअली एक प्रॉमिस का एक्शन भी परफॉर्म कर गए हैं। तो जब किसी अट्रेंस के साथ या थ्रू आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो इसको कहते हैं स्पीच एक्ट। यहां पे अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि वो जो अट्रेंस है जो आप बोलते हैं स्पीच एक्ट में, एक तो उस अट्रेंस की स्ट्रक्चर होती है और उस स्ट्रक्चर ही से एक्चुअली फंक्शन जुड़ा होता है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का एक रिलेशनशिप होता है। उस
रिलेशनशिप को आए जरा गौर करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप कहते हैं डिड यू ईट द पिज्जा, क्वेश्चन मार्क, तो स्ट्रक्चर क्या हुई, क्वेश्चन मार्क की बेस पे इंट्रोगेटिव, और फंक्शन क्या हुआ, क्वेश्चन। तो इट मींस कि जब भी क्वेश्चन मार्क आएगा, स्ट्रक्चर जब इंट्रोगेटिव होगी तो फंक्शन क्वेश्चन होगा, तो रिलेशनशिप डेवलप हो गया एक स्पीच एक्ट के लिए। दूसरे नंबर पे देखिए ईट द पिज्जा। अब अगर गौर करें आप तो आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है। एक्सक्लेमेशन मार्क इंपेरेटिव स्ट्रक्चर को जाहिर करता है, और इंपेरेटिव स्ट्रक्चर का जो फंक्शन है या तो वो कमांड होता है या रिक्वेस्ट होता है। ताहम आप फौरन जज कर जाएंगे कि ईट द पिज्जा और आगे एक्सक्लेमेशन मार्क, तो आप कहेंगे कि इसका फंक्शन कमांड है। गो इंपेरेटिव स्ट्रक्चर तो अंडरस्टूड है, लेकिन फंक्शन कमांड है। क्यों? क्योंकि प्लीज का इजाफा नहीं है या कोई रिक्वेस्ट की नोशन नहीं है। ताहम थर्ड में रिक्वेस्ट की नोशन मिल रही है, ईट द पिज्जा प्लीज, तो आप समझ जाते हैं कि ये रिक्वेस्ट है, ये कमांड नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक कमांड और रिक्वेस्ट में फर्क जहन में रखिए कि नोशन रिक्वेस्ट की अलग से होती है, अदरवाइज वो नोशन ना हो तो ये कमांड होती है। और यू एट द पिज्जा ये डिक्लेरेटिव है, यानी ये जस्ट इन्फॉर्म किया जा रहा है, तो ये एक स्टेटमेंट का फंक्शन जो है ये परफॉर्म कर रही है। तो रिलेशनशिप जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का वो स्पीच एक्ट डिटरमिन करने में हमें हेल्प करता है। स्पीच एक्ट्स की काइंड्स, दो काइंड के स्पीच एक्ट्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इन स्पीच एक्ट्स को डिस्क्राइब करने से पहले यहां पर मैं आपके सामने एक छोटा सा कह लीजिए कंपैरिजन जो है वो कर दूं डायक्सिस और स्पीच एक्ट्स का। डायक्सिस में आपने जो चीज देखी थी वो था कि पॉइंटिंग, इशारा किया जा रहा है। ठीक है, तो वर्ड्स के थ्रू या अटरेंस के थ्रू आप इशारा कर रहे थे। ताहम स्पीच एक्ट में आप इशारा नहीं कर रहे, आप प्रॉपरली एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। या वो एक्शन इंफॉर्मेशन का है, या वो एक्शन किसी ऑर्डर का है, कमांड का है, या रिक्वेस्ट का है, या आप कह लीजिए क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, किसी को विश कर रहे हो। तो ये स्पीच एक्ट एक्चुअली प्रॉपरली एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जबकि डायक्सिस में आप वर्ड्स के थ्रू इशारा कर रहे होते हो। जी, तो पहले स्पीच एक्ट को देखेंगे। डायरेक्ट स्पीच एक्ट, an action in which the form used, for example interrogative, directly matches the function, for example question, performed by a speaker with an utterance। जब स्ट्रक्चर और फंक्शन का डायरेक्ट रिलेशनशिप हो, सादा लफ्जों में, मसलन अभी हमने पीछे स्ट्रक्चर पढ़ी, क्वेश्चन मार्क और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, और फंक्शन इसका क्वेश्चन होना चाहिए। अगर सच में वो क्वेश्चन ही है तो फिर ये डायरेक्ट स्पीच एक्ट होगा। मिसाल के तौर पे कैन यू राइड अ बाइसिकल, देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो स्ट्रक्चर क्या है, ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, और ये सच में एक क्वेश्चन ही का फंक्शन भी परफॉर्म हो रहा है, तो इट मींस कि ये डायरेक्ट स्पीच एक्ट कहलाएगा। दूसरी काइंड है इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट, an action in which the form used, for example interrogative, does not directly match the function, for example request, performed by a speaker with an utterance। वो कहते हैं कि स्ट्रक्चर और फंक्शन में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं पाया जाता। स्ट्रक्चर तो क्वेश्चन का है, ठीक है, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ताहम क्वेश्चन पूछा नहीं गया, जिसका मतलब फंक्शन क्वेश्चन का नहीं है। फंक्शन से रिक्वेस्ट का है या कोई और फंक्शन है, तो ऐसी सूरत में
जब स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप ना हो तो ऐसे स्पीच एक्ट को आप कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू पास द सॉल्ट, क्वेश्चन मार्क लगा है, कैन यू पास द सॉल्ट। अब देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है तो स्ट्रक्चर तो इंट्रोगेटिव है, लेकिन आप जान गए होंगे कि ये फंक्शन क्वेश्चन का नहीं है, फंक्शन एक्चुअली रिक्वेस्ट का है। रिक्वेस्ट की जा रही है कि बराए मेहरबानी नमक मुझे थमा दीजिए या मेरी तरफ नमक पास कर दीजिए। एक डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर देखिए, यू लेफ्ट द डोर ओपन, यू लेफ्ट द डोर ओपन, ठीक है, ये बेसिकली डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर है, जिसका मतलब कि इसको स्टेटमेंट होना चाहिए फंक्शन में, ठीक है, कि भाई आप इन्फॉर्म कर रहे हो, या यूं कह लीजिए कि जिस तरह वो जस्ट बताया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली आप जो बता रहे हो वो यू लेफ्ट द डोर ओपन, इसमें एक्चुअली आप सिर्फ इन्फॉर्म नहीं कर रहे, बल्कि आप अगले को या तो गिला कर रहे हो कि यार डोर दरवाजा खुला छोड़ आए हो, जिसका मतलब आप उसको कहना चाह रहे हो कि जाओ और दोबारा बंद करके आओ। या तो आप इसको कह लीजिए कि रिक्वेस्ट के तौर पे कह रहे हो, या आप इसको ऑर्डर के तौर पे कह रहे हो। तो इट मींस कि ये सिंपली एक डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर रखने के बावजूद स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि इसमें एक रिक्वेस्ट या कमांड छुपी हुई है। स्पीच एक्ट थियरी, एक और इंपॉर्टेंट टर्म, आइए जानते हैं ये क्या है। स्पीच एक्ट थियरी इज अ सब फील्ड ऑफ pragmatics। बेसिकली प्रैग्मेटिक्स जो खुद एक डिसिप्लिन है लिंग्विस्टिक्स का, उसकी अपनी एक सब फील्ड है स्पीच एक्ट थ्योरी, ठीक है, यानी उसकी भी एक ब्रांच या डिसिप्लिन है स्पीच एक्ट थ्योरी। दिस एरिया ऑफ स्टडी इज कंसर्न्ड विद द वेज in which words can be used not only to present information but also to carry out actions। और ये वही मीनिंग्स जो अभी मैंने आपको स्पीच एक्ट्स में बताए हैं, या सादा लफ्जों में कह लीजिए प्रैग्मेटिक्स वो ब्रांच है, सॉरी स्पीच एक्ट थ्योरी वो सब फील्ड या डिसिप्लिन, सब डिसिप्लिन या ब्रांच है प्रैग्मेटिक्स की, जिसमें आप स्पीच एक्ट्स की स्टडी करते हो। सादा लफ्जों में आप ये कह सकते हो। स्पीच एक्ट्स के लेवल्स 3 हैं। 3 लेवल्स के ऊपर कोई भी अट्रेंस जो है उसके जो अंदर छुपे हुए एक्ट्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस जज की जाती है। और ये 3 जो आपके लेवल्स हैं ये हैं लोक्यूशनरी एक्ट्स, इनलोक्यूशनरी एक्ट्स, परलोक्यूशनरी एक्ट्स। लोक्यूशनरी एक्ट, the making of a meaningful statement saying something that a hearer understands। सादा लफ्जों में जो सिंटैक्टिकली एंड सिमेंटिकली दुरुस्त आप एक स्ट्रक्चर या वर्ड्स की अरेंजमेंट दुरुस्त तरह से तरतीब देती हैं, जो मीनिंग भी अपने अंदर कंटेन करती हो, तो वो जो जुमले की सादा एक स्ट्रक्चर है वो आपकी कह लीजिए कि लोक्यूशनरी एक्ट को जाहिर करती है। या वो जो लेवल है जिसमें जस्ट आप जुमले का सरफेस मीनिंग ही देख रहे होते हैं, वो लोक्यूशनरी एक्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट गो इनटू द वाटर। जब आप सिंपल स्ट्रक्चर को देखते हैं सेंटेंस की, तो आपको समझ आती है कि ये एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, और डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर में ये एक्चुअली नेगेटिव स्ट्रक्चर रख रहा है। डोंट गो इनटू द वाटर, तो सरफेस मीनिंग बिल्कुल सिंपल आपको समझ आ गया है, ठीक है। और आपको बाकायदा नजर आ रहा है कि इसमें फोनेटिक, सिंटैक्टिक, सिमेंटिक जो अरेंजमेंट है या फीचर्स हैं सेंटेंस के अंदर जो मीनिंग प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो सब के सब पाए जा रहे हैं। तो ये आपका सेंटेंस जो सिंपली आप देख रहे हैं ये लोक्यूशनरी एक्ट के लेवल पर है, ठीक है। सादा लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं कि जितना कुछ आपके सामने बोला जाता है उसके अंदर के जो सरफेस मीनिंग्स होते हैं, यानी वो जो लफ्जों के अंदर
जैसे शुरू में हमने जो एग्जांपल देखी थी वो थी कि यार गर्मी बहुत हो रही है, ठीक है, तो लोक्यूशनरी एक्ट के लेवल पर है ये सेंटेंस, ठीक है। अगर आप इसकी डेप्थ में जाते हैं और समझते हैं कि अगला कह रहे हैं कि फैन तेज कर दो, ठीक है, या स्प्लिट या एसी ऑन कर दो, तो वो लेवल ये नहीं है, ये जस्ट सिंपल लेवल है कि बस मीनिंग कन्वे हो रहा है, गुड। आगे मीनिंग समझ आया, डीप मीनिंग के नहीं समझ आया, वो एक अलग लेवल है, ठीक है। तो ये सरफेस मीनिंग का लेवल है लोक्यूशनरी एक्ट। नेक्स्ट है जी इलोक्यूशनरी एक्ट, ये अगला लेवल है। सेइंग समथिंग विद अ पर्पस सच एज टू इन्फॉर्म। अब आप जो मीनिंग मतलब इन्फॉर्म करने के लिए कन्वे करते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली डीप मीनिंग आपका बन जाता है कि एक्चुअली आप क्या कहना चाह रहे हो। मसलन जैसे अभी की एग्जांपल थी कि वो जो हमने रिपीट की है अभी कि यार गर्मी बहुत है, ठीक है, तो एक्चुअली लोक्यूशनरी एक्ट तो ये था कि लेवल समझ आ गया जी, ओके गर्मी बहुत है, लेकिन डीप मीनिंग क्या था या इनविजिबल मीनिंग क्या था, वो आपको कह रहा था कि भाई फैन स्पीड अप करो या फिर एसी या स्प्लिट ऑन करो, ठीक है। तो ये जो लेवल है इनविजिबल मीनिंग का, ये इलोक्यूशनरी एक्ट होगा, ठीक है। अब डोंट गो इनटू द वाटर जो हमारा सेंटेंस लोक्यूशनरी एक्ट में सिंपली डेक्लेरेटिव और नेगेटिव था, अगर अब उसको देखें तो ये आपको फील होगा कि ये एक्चुअली एक वार्निंग कन्वे कर रहा है, और ये वार्न कर रहा है नॉट टू गो इनटू द वाटर, ठीक है, कि भाई वार्न किया जा रहा है इस एक्ट के थ्रू, तो ये इलोक्यूशनरी एक्ट कहलाएगा। थर्ड लेवल आपके पास जो आता है ये है परलोक्यूशनरी एक्ट। सेइंग समथिंग दैट कॉजेज समवन टू एक्ट। अच्छा, अब जो बात आपने की है, एक उसका था सरफेस मीनिंग, वो जस्ट सिंपली इंफॉर्मेशन थी आपको या एक्सप्रेशन था, ठीक है, सरफेस मीनिंग जस्ट एक्सप्रेस किया गया, ओके गर्मी बहुत है, आप समझ गए, डोंट गो इनटू द वाटर, आप समझ गए। फिर एक लेवल उसके इन डेप्थ था, गर्मी बहुत है जिसका मतलब आप अब इन डीपली समझे, ओ फैन स्पीड अप करना है या एसी या स्प्लिट ऑन करना है, और यहां पे डोंट गो इनटू द वाटर आपको समझ आई कि ओ अच्छा वार्निंग है पानी में नहीं जाना, या एक तरह से फॉरबिड किया जा रहा है कि मत जाओ पानी में, मना किया जा रहा है, चाहे वार्निंग वो नहीं भी है। ताहम एक और लेवल है परलोक्यूशनरी एक्ट, जिस पे एक्ट एक्चुअली लिसनर कर देता है। मिसाल के तौर पे गर्मी बहुत है, आप उठे और आपने फैन ऑन कर दिया, तो ये परलोक्यूशनरी एक्ट हो जाएगा, और ये लेवल है लास्ट लेवल इस अट्रेंस का। डोंट गो इनटू द वाटर का जो परलोक्यूशनरी एक्ट है, ये फियर ऑफ ड्राउनिंग इन द वाटर कॉज करेगा लिसनर में, और वो रुक जाएगा पानी में जाने से। तो ये जो एक्ट लिसनर की तरफ से होता है वो परलोक्यूशनरी एक्ट होता है, जिसमें लिसनर यानी स्पीकर तो कहता है लेकिन लिसनर उस पर एक्ट कर गुजरता है, ठीक है। और किसी और मोस्टली ये एक्ट जो ये एक्चुअली जो स्पीच एक्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट था, ये जे ऑस्टिन ने दिया था, तो उसने उसने ये काइंड्स भी बताई थी। तो ऑस्टिन के अकॉर्डिंग मोस्टली जो एक्ट्स लिसनर के एंड से परफॉर्म किए जाते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ सम फियर, ठीक है, वो एक्ट्स होते हैं। तो परलोक्यूशनरी एक्ट उस काइंड में है जिसमें लिसनर परफॉर्म करता है। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो प्राग्मेटिक्स से रिलेटेड है, कन्वर्सेशनल मैक्सिम्स। मैक्सिम वैसे तो किसी रूल या प्रिंसिपल के लिए एक सिनोनिमस टर्म है,
यहां पे कन्वर्सेशनल मैक्सिम्स का मीनिंग जो निकलेगा वो ऑब्वियसली ये निकलेगा कि बातचीत के दौरान जो रूल्स हैं उनका तज़किरा किया जाएगा। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रूल्स फॉर कन्वर्सेशन बेस्ड ऑन विच पीपल इंटरप्रेट अदर्स अटरेंसेस। ये जो मैक्सिम्स थे ये प्रेजेंट किए थे पॉल ग्राइस ने। ग्राइस के अकॉर्डिंग उसकी जो ऑब्जर्वेशंस थी और उसने जो डेटा कलेक्ट किया था उसकी बेस पे उसने ये मैक्सिम्स या रूल्स दिए थे और उसने ये नोट किया था कि लोग एक दूसरे के जो जुमले या बातें होती हैं उनसे मीनिंग्स जो एक्सट्रैक्ट करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं या डिराइव करते हैं वो कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो हर एक में इंस्टिंक्टिवली डेवलप हुए होते हैं। ठीक है, वो उन रूल्स की बेस पे मीनिंग्स अखज कर रहे होते हैं अगले की बात का, स्पीकर की बात का। उसने उनको नाम दिया था कन्वर्सेशनल मैक्सिम्स। ये 4 रूल्स थे जो पॉल ग्राइस ने बताए थे। फर्स्ट मैक्सिम जो है वो है मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी। मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी कहते हैं कंट्रीब्यूशन बाय अ स्पीकर शुड बी एडिक्वेटली बट नॉट ओवरली इंफॉर्मेटिव। मैक्सिम ये ग्राइस ने चूंकि ऑब्जर्व किया था कि उन लोगों की बातें बहुत इजीली इंटरप्रेट हो जाती हैं जो इन रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, मैं अल्फाज बदल के आपको बताता हूं। ग्राइस ने अपने एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस की बेस पे देखा था कि स्पीकर की बात लिसनर अगर समझा है तो वो क्यों समझा है या कैसे समझा है, और स्पीकर की बात अगर लिसनर नहीं समझा तो क्यों नहीं समझा या किस वजह से नहीं समझा। तो उसने ये 4 रूल्स देखे कि भाई लोग अननोइंगली इन 4 रूल्स या मैक्सिम्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और अगर कोई पर्सन अपनी बात दूसरे को समझाना चाह रहा है या बताना चाह रहा है और वो इन 4 रूल्स को फॉलो कर ले तो उसकी बात अगले को समझ आ जाएगी। तो पहला रूल मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी है, कंट्रीब्यूशन बाय अ स्पीकर शुड बी एडिक्वेटली बट नॉट ओवरली इंफॉर्मेटिव। यानी स्पीकर जो बात बता रहा है, जो अटर कर रहा है, उसकी बात काफी हद तक अपने अंदर मीनिंग्स या इंफॉर्मेशन कन्वे करने की करने का कंटेंट रखनी चाहिए। यानी वो कंटेंट जो इंफॉर्मेटिव है वो उसकी बात के अंदर होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी गैर जरूरी डिटेल्स नहीं देनी चाहिए जब कन्वर्सेशन की जा रही हो। तो मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी ये है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज द बैंक? पूछा गया है बैंक कहां है। ठीक है, अब एक जो इसका आंसर होगा वो है, या जो आगे रिस्पॉन्स होगा वो तो है डाउन द रोड अबाउट 50 मीटर्स पास द सेकेंड लेफ्ट ऑपोजिट द पब्लिक स्कूल। अगर आप गौर करें तो ये ओवरली इंफॉर्मेटिव है, मीनिंगफुल है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी यानी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है इंफॉर्मेशन की। ठीक है, ये थोड़ी भी हो सकती है एडिक्वेट, ठीक है, जो जरूरत की है, और वो है नॉट फॉर कि भाई ठीक है यहां तक आ गए हो, थोड़ा और आगे जाओ, करीब ही है। तो नॉट फॉर एडिक्वेटली इंफॉर्मेटिव है, ओवरली इंफॉर्मेटिव नहीं है। ये मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी। सेकेंड रूल या मैक्सिम ऑफ क्वालिटी। मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी कहते हैं कंट्रीब्यूशन बाय अ स्पीकर शुड नॉट बी फॉल्स एंड शुड कंटेन एडिक्वेट एविडेंस। सादा लफ्जों में आप इसको यूं कह सकते हैं कि क्वालिटी होनी चाहिए बातचीत के दौरान जो स्पीकर के की कंट्रीब्यूशन या स्पीकर की तरफ से बात की जा रही है।
ठीक है, और स्पीकर हर एक ही होता है। यानी जब कन्वर्सेशन हो रही है तो जब आप बोल रहे हैं तो आप स्पीकर हैं, अगला लिसनर है, और जब वो बोल रहा है तो वो स्पीकर है और आप लिसनर हैं। तो इट मीन्स के सारे स्पीकर हैं, सारे ही लिसनर हैं। तो जब भी बात की जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल शुड नॉट बी फॉल्स। फैक्ट्स को डिनाई करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। वो ना हो कि हकायक कुछ और कह रहे हो तो बात गलत साबित हो जाए। ऐसी सूरत में जो एक ट्रस्ट है और जो एक कह लीजिए कि बात के को आप एक्सप्रेस कर या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे अगर आपकी बात या आपकी मालूमात या वो जो आप कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं वो फॉल्स हो। ठीक है, इसलिए जो भी बात आप प्रेजेंट कर रहे हैं शुड कंटेन एडिक्वेट एविडेंस। उसमें कुछ ना कुछ प्रूफ के तौर पे आपको प्रेजेंट करने के लिए डिटेल्स देनी चाहिए। मिसाल के तौर पे, शुड आई बाय माय सन अ न्यू लैपटॉप? तो ये अब इसके भी ऑब्वियसली ये देखिए, ये पर्सन कह रहा है नो, he seems like he would be distracted and strayed। अच्छा, तो ये जो जवाब है अगर मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी के तनाजुर में देखा जाए तो जवाब बहुत मुनासिब है। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी के मुताबिक, ठीक है, इसमें जो एडिक्वेट इंफॉर्मेशन है वो दी गई है, लेकिन एक लिहाज से देखा जाए तो विदाउट प्रूफ दी गई है। ठीक है, एडिक्वेट इंफॉर्मेशन तो है लेकिन एडिक्वेट एविडेंस नहीं है। तो इट मींस कि मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी फुलफिल तो हो रहा है, मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी फुलफिल नहीं हो रहा। तो इसके लिए आपको कुछ इस तरह का जवाब इस तरह के जवाब पर गौर करना होगा। आई डोंट नो इफ दैट्स सच अ गुड आइडिया। He has scored pass marks in recent school exams just because of wasting time on computer games। Adequate evidence आ गया है। गो मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी इसमें मुकम्मल तौर पे फॉलो होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो वो इस बात को और ज्यादा फैला सकता था कि भाई वो उसने देखो पास मार्क्स जो स्कोर किए उसने फिजिक्स में इतने मार्क्स लिए, केमिस्ट्री में इतने लिए, कंप्यूटर में इतने लिए। तो वो इस तरह से इसको और ज्यादा एक्सपैंड कर सकता था बात को, लेकिन उसने ओवरली इंफॉर्मेटिव नहीं बनाया, एडिक्वेटली इंफॉर्मेटिव बनाया, और यही एडिक्वेट एविडेंस बन गया। तो मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी एंड मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी दोनों इसमें फुलफिल हो रहे हैं। थर्ड रूल है मैक्सिमम ऑफ रिलेशन या मैक्सिमम ऑफ रेलिवेंस। मैक्सिमम ऑफ रिलेशन या मैक्सिमम ऑफ रेलिवेंस कहता है कंट्रीब्यूशन बाय अ स्पीकर शुड बी रेलिवेंट। रेलिवेंट होनी चाहिए आपकी बात अगले की बात के साथ। कन्वर्सेशन जो हो रही है, तो कन्वर्सेशन के अंदर जो बात या टॉपिक चल रहा है उसी टॉपिक को में रहते हुए बात को आगे बढ़ाइए और उसी से रेलिवेंट बात कीजिए। ये कह रहा है थर्ड रूल। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, वो टैक्सी जो कि मूव कर रही है रोड पे, उसको इशारा करके कहता है टैक्सी। ठीक है, आगे से टैक्सी ड्राइवर जो फुटपाथ पर पर्सन खड़ा है, जवाब में उसको देखता है और उसकी तरफ हाथ हिलाकर इशारा कर देता है पेडेस्ट्रियन। अब ये रेलिवेंट आंसर या रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, ये तो किसी कॉमेडी फिल्म का सीन बन गया कि भाई सड़क पे खड़े मुसाफिर ने टैक्सी को हाथ का इशारा किया टैक्सी, और आगे से टैक्सी ड्राइवर ने बैठे बैठे अंदर से इशारा करके कह दिया पेडेस्ट्रियन। यहां पे कोई एक दूसरे को खताबात से तो नहीं नवाजा जा रहा था। ठीक है, तो इट मींस कि ये इररेलेवेंट कंट्रीब्यूशन हुई टैक्सी ड्राइवर के एंड पर। जवाब होना चाहिए था अवेलेबल और उसको रुक जाना चाहिए था जाकर पास। तो
मैक्सिम ऑफ रिलेशन या मैक्सिम ऑफ रेलिवेंस ये कहता है कि आपको जो रेलिवेंस है उसका ख्याल रखना है कि बात किस तनाजुर या बैकग्राउंड या कंटेक्स्ट में चल रही है या हो रही है। लास्ट आपका जो रूल है पॉल ग्राइस ने जो कन्वर्सेशनल मैक्सिम्स में दिया वो है मैक्सिम ऑफ मैनर। मैक्सिम ऑफ मैनर कहते हैं कंट्रीब्यूशन बाय अ स्पीकर शुड बी क्लियर, अनएम्बिगुअस, ब्रीफ एंड ऑर्डरली। यानी ब्रीफ बात करें, क्लियर बात करें और ऑर्डरली तरतीबवार बात करें। ऐसी बात ना करें जो अनक्लियर हो, जिसकी समझ ना आए। और मोस्टली ऐसा कब होता है जब आप एक बात मसलन आप अपना कल का दिन बता रहे थे कि आपका कॉलेज में कल का दिन कैसा रहा और अचानक आप दो जुमले कॉलेज के दिन का सुनाते सुनाते किसी रीसेंट मूवी की जो कहानी है उस पर उसका जिक्र करना शुरू हो गए, तो नंबर वन आप एम्बिग्विटी क्रिएट कर बैठे हैं, अनक्लियर हो गए हैं। नंबर टू, आपकी बात ब्रीफ नहीं रही। नंबर थ्री, ऑर्डर नहीं रहा, तरतीब नहीं रही। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो बात है वो ऑर्डरली हो, ब्रीफ हो, अनएम्बिगुअस एंड क्लियर हो। मिसाल के तौर पर, हाउ वाज द मूवी। अब एक जवाब जो है वो तो है आई लाइक द क्रिएटिव प्लॉट, द सिनेमेटोग्राफी वाज क्रॉसिंग द लिमिट्स ऑफ परफेक्शन, द एंडिंग वाज रियली अनएक्सपेक्टेड। एक जो रिस्पॉन्स है वो तो ये है। अगर आप देखें तो इसमें काफी हद तक बात ब्रीफ नहीं रही, ठीक है, अच्छा, और किसी हद तक अनक्लियर भी हो गई। वो इस लिहाज से कि शायद सिनेमेटोग्राफी की टर्म जो है वो लिसनर को समझ ही ना आई हो कि ये किसका जिक्र कर रहे हैं, क्या बात बताना चाह रहे हैं। कि भाई मूवी तो हमने घर बैठ के देखी है, तो सिनेमेटोग्राफी का क्या मतलब है। तो पॉसिबली उसके लिए ये एम्बिग्विटी भी क्रिएट हो चुकी हो इस बात में। तो मैक्सिम ऑफ मैनर के अकॉर्डिंग अगर ये जवाब इसका दिया जाए तो वो है इट वॉज एन अमेजिंग मूवी। तो ये एक अपने अंदर कंप्लीट जवाब हो जाएगा। मुख्तसर तौर पर जो कन्वर्सेशनल मैक्सिम्स हैं वो आपको गुफ्तगू में उन चारों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है पॉल ग्राइस के अकॉर्डिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात क्लियरली समझ आ सके। ये प्रैग्मेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स थी और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था वो आपके सामने अभी पेश किया। तो स्टे ब्लेस्ड एंड बेस्ट ऑफ लक।